हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। और यह टॉपिक आपके लिए तब काम का है जब आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी, पीसीएस या फिर पीजीटी या फिर नेट या सेट। इस तरह के एग्ज़ाम में यह टॉपिक आपके लिए यूजफुल है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले जो हमें समझने की ज़रूरत है वो है सिस्टम। आखिर सिस्टम क्या होता है? तो देखिए, सिस्टम से आपके दिमाग में एक सीधी सी बात आ रही होगी। अगर आप एक कंप्यूटर को सिस्टम माने तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे उसमें प्रोसेसर होता है, रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है, इसके अलावा उसमें माउस होता है और कीबोर्ड होता है, डिस्प्ले होता है। अगर हम इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट निकाल दें, यानी किसी भी एक घटक को निकाल दें, तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव कंप्यूटर पे पड़ता है। या फिर कीबोर्ड के थ्रू कुछ भी इनपुट डालें तो उसका आउटपुट जो है डिस्प्ले पे देखने को मिलता है। तो इसी तरह से जो है ज्योग्राफी में भी बहुत सारे सिस्टम है। फॉर एग्जांपल के लिए आप ओशन सिस्टम को ले सकते हैं। उसमें से अगर हम फाइटोप्लैंक्टन को निकाल दें तो छोटी मछलियों को भोजन नहीं मिलेगा। छोटी मछलियों को भोजन नहीं मिलेगा तो बड़ी मछलियों को भी भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है और इस तरह से जो है उसका सिस्टम भी इनबैलेंस हो जाएगा। तो इसी तरह से ज्योग्राफी में बहुत सारे सिस्टम है। तो सिस्टम को मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं एनालिसिस को। यह एनालिसिस क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, एनालिसिस का हिंदी होता है विश्लेषण, और विश्लेषण का तात्पर्य होता है काम करने का तरीका और उसका विशेषता, कि कोई भी सिस्टम किस तरह से काम करता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसे ही कहा जाता है एनालिसिस। तो अब आप समझ गए होंगे सिस्टम और उसके काम करने के तरीके और उनके विशेषताओं को सिस्टम एनालिसिस कहा जाता है। और ह्यूमन ज्योग्राफी तो आप समझते हैं, मानव भूगोल। मानव भूगोल में किस तरह से सिस्टम एनालिसिस किया जाता है, इसी को हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक काल की, यानी कि जब जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जीवन की उत्पत्ति से पहले, जीवन के उत्पत्ति से पहले दोस्तों मुख्य रूप से 3 तरह के ही सिस्टम हुआ करते थे, जो थे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। हिंदी में कहे तो जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। ये तीनों जो है सिस्टम पृथ्वी पर उपलब्ध थे और जिस पे पूर्ण रूप से जो है प्रारंभिक काल में प्रकृति का नियंत्रण था। लेकिन जब यह तीनों सिस्टम मिलते हैं तो आप जानते होंगे एक नया सिस्टम जनरेट होता है, जिसका नाम है जैवमंडल, यानी कि बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर बना, इन तीनों स्फीयर के मिलने से बायोस्फीयर बना, यानी कि जैव मंडल बना। अब जैव मंडल बनेंगे तो बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आएंगे। तो इसका पूरा सिस्टमैटिक विवरण जो है आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि किस तरह से आदि मानव आए और किस तरह से मानव का विकास हुआ। तो बहुत सारे जीव जंतु जो आए उसमें से एक मानव भी था, और मानव ने जैसे जैसे विकास किया, जैसे जैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, उसने क्या किया, प्रकृति के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। जैसे कि अभी हम वर्तमान मानव को एग्जाम्पल के तौर पे ले ले, तो वर्तमान मानव क्या कर रहा है? वर्तमान काल में प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है तो हम कुछ सीमित क्षेत्र को जो है एयर कंडीशनर लगा करके ठंडा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर हमें ठंड लगती है तो हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर रखे हैं जिससे हमें गर्मी मिल जाता है, जैसे कि हीटर। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ है। तो इस तरह से ह्यूमन जो है प्रकृति पे नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश
कर रहा है। तो इसका परिणाम क्या हुआ, जब ह्यूमन ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया तो प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा उसने छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, यानी कि नेचर में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। जब बहुत ज़्यादा नेचर में इंटरफेयर करना शुरू किया तो हुआ कुछ ऐसा, सिस्टम अनबैलेंस होने लग गया। अब जब सिस्टम अनबैलेंस होगा यानी तंत्र में असंतुलन पैदा होगा, क्योंकि वो संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन कर रहा है, बहुत ज़्यादा सिस्टम में इंटरफेयर कर रहा है और जो है नेचर पे अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम जनरेट हो गए। वह प्रॉब्लम कौन कौन से थे, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। एनवायरमेंटल कुछ प्रॉब्लम थे, जैसे कि पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, और कुछ सोशल प्रॉब्लम थे, जैसे आप देख रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, माइग्रेशन। थोड़ा सा इन शब्दों का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या वृद्धि, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, माइग्रेशन यानी कि प्रवास। इस तरह की समस्याएं जब समाज में आई तब इस पर जो है एनालिसिस करने की जरूरत पड़ी। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, हम पढ़ रहे हैं सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, इसीलिए हम इन पे विशेष फोकस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिस्टम एनालिसिस सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी में होता है, फिजिकल ज्योग्राफी में भी सिस्टम एनालिसिस किया जाता है, लेकिन हम मेन फोकस ह्यूमन ज्योग्राफी पे कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जब सिस्टम को एनालाइज किया गया कि इस सिस्टम में इस तरह की प्रॉब्लम क्यों हुई, तो पता चला कि यह प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से हुई। जब पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो पॉवर्टी बढ़ी, और पॉवर्टी बढ़ी तो रोजगार की तलाश में माइग्रेशन हुआ। तो इस तरह से जब सिस्टम को एनालाइज किया गया तो फिर पता चला कि मेन प्रॉब्लम जो है सिस्टम का वह है पॉपुलेशन ग्रोथ। और आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले पॉपुलेशन के ऊपर कोई थ्योरी आई तो वो थी माल्थिज्म। उसके बाद और आगे चल के डेवलप हुआ जो थ्योरी, वो था जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। उसके अलावा जब लैंड यूज की बात हुई तो वान थोलन का मॉडल आया। उसके बाद सेटलमेंट के ऊपर बात हुई तो क्रिस्टालर का मॉडल आया। और फिर इस तरह से जो है जब बाउंड्री डिस्प्यूट बढ़ा तो फिर रिमलैंड, हार्टलैंड की थ्योरी आई पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। और इसी तरह जब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बढ़ी तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनवायरमेंट के ऊपर पॉलिसीज आई। तो इसी तरह से जो होता है सिस्टम एनालिसिस से जो है थ्योरियां डेवलपमेंट होते हैं, मॉडल्स डेवलपमेंट होते हैं और पॉलिसी डेवलपमेंट होता है। तो अब हम आगे देख लेते हैं जो यूज सिस्टम एनालिसिस का यूज किया है। तो आपने यूज अभी देख लिया, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिस्टम एनालाइज किया जाता है। प्रॉब्लम को फ्यूचर में कैसे ठीक किया जाए इसके लिए प्लानिंग करने के लिए सिस्टम एनालाइज किया जाता है। और जब यह दोनों विशेष रूप से आगे बढ़ जाते हैं तो अध्ययन की दृष्टिकोण से, स्टडी पर्पस से मॉडल्स, थ्योरी और लॉस का निर्माण किया जाता है, जिससे प्रॉब्लम को आगे और अच्छे से समझा जा सके और बृहद स्तर पर समझा जा सके। तो चलिए अब वीडियो में और आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि ये जो सिस्टम होते हैं इनके टाइप्स कितने होते हैं। तो बेसिकली सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। तो ओपन सिस्टम के अगर एग्जांपल लें तो ओपन सिस्टम के ये बेस्ट एग्जांपल्स है हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर जो लिखा हुआ है मैंने। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ओपन सिस्टम के एग्जांपल है, क्योंकि इन सिस्टम में कोई भी इंटरफेयर कर देता है।
आदमी किसी भी तरह से जो है इन सिस्टम में इंटरफेयर कर सकता है। जैसे हाइड्रोस्फेयर में कई बार ह्यूमन के द्वारा प्रदूषण किया जाता है, जल को प्रदूषण करना। लिथोस्फेयर में भी छेड़छाड़ किया जाता है, खनन आदि बहुत सारी क्रियाएं होती है, या फिर किसी तरह से इनको गंदा किया जाता है, प्रदूषित किया जाता है। एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे गैसेस वगैरह जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ने से जो है एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है और जो है हमारा ओजोन लेयर जो है खराब हो रहा है और कम हो रहा है। अब बात करें कि क्लोज सिस्टम की, तो दोस्तों आपको मैं बताऊं कि क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल वास्तव में अब इस समय वर्तमान में बचा ही नहीं है, और अगर है तो वह बहुत रेयर है। तो क्लोज सिस्टम का अगर कोई बेस्ट एग्जाम्पल है तो वह है नेचुरल लैंडस्केप। अब आप ये कहेंगे नेचुरल लैंडस्केप क्या होता है? तो नेचुरल लैंडस्केप जो होता है वह होता है, लैंडस्केप की हिंदी होती है भूदृश्य, वो भी प्राकृतिक भूदृश्य। तो प्राकृतिक भूदृश्य से तात्पर्य यह है जिस पे मानव का हस्तक्षेप नहीं हुआ हो, यानी कि उस भूमि पे मानव ने अभी तक इंटरफेयर नहीं किया हो, लेकिन मानव ने तकरीबन हर जगह अपना इंटरफेयर कर दिया है। उसने कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पे उसने इंटरफेयर नहीं किया हो। फिर भी कुछ एग्जाम्पल बचे हुए हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को, वहां पे अभी ज़्यादा मानवों का हस्तक्षेप नहीं हुआ है, ज़्यादा ह्यूमन ने जो है इंटरफेयर नहीं किया है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पोलर एरियास यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र को। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो अमेजन बेसिन को ले सकते हैं, क्योंकि अमेजन के जंगलों में जहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वहाँ पे अधिक ह्यूमन इंटरफेयर अभी नहीं बढ़ा है, तो इस एरियाज को ले सकते हैं। इसी तरह से सहारा डेजर्ट के कुछ एरियाज को ले सकते हैं जहाँ पे ह्यूमन ने अभी तक इंटरफेयर नहीं किया है। तो नेचुरल लैंडस्केप जो है क्लोज सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल है, और मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि नेचुरल लैंडस्केप यानी कि प्राकृतिक भूदृश्य क्या होता है। अब देख लेते हैं कि इसके लिमिट्स क्या है। तो दोस्तों अगर लिमिट्स की बात की जाए, सीमाएं की बात की जाए, तो दोस्तों हम भले ही अपने अध्ययन की दृष्टिकोण से यानी स्टडी पर्पज से हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर में बांट ले, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये सारे सिस्टम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर कनेक्ट नहीं होते तो ये बायोस्फीयर भी जनरेट नहीं होता। और इसी तरह से इनके जितने भी कंपोनेंट है, किसी भी एक सिस्टम के अगर कंपोनेंट्स को ले तो एक सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ पर किसी को हम कितना महत्व दे और किसको कम महत्व दे यह थोड़ा सा डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो सारे कंपोनेंट्स जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक है, यानी इसकी सीमाएं यह है कि घटकों की अधिकता सिस्टम में बहुत ज़्यादा जो है घटक है, सिस्टम में बहुत ज़्यादा घटक है, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स है, तो और सारे के सारे जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक है, अंतर संबंधित है। तो हम अध्ययन के दृष्टिकोण से भले ही अपने हिसाब से डिवाइड कर ले, लेकिन वास्तव में यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि यह इसका सेपरेट पार्ट्स है, तो ये इसकी सीमाएं हैं। अभी मैंने आपको बताया कि माल्थिज्म और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत और भूमि उपयोग मॉडल, जैसे कि सेटलमेंट ज्योग्राफी के लिए क्रिस्टालर थ्योरी और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के लिए जो है आपका ये वन थॉर्नियन मॉडल, इसी तरह के बहुत सारे मॉडल्स हैं, रिमलैंड, हार्टलैंड, इस तरह के बहुत सारे थ्योरियां हैं, लॉस है। इन सबको भी हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। ये सारी थ्योरियां भी कहीं ना कहीं इनमें भी आलोचनाएं देखने को मिलती है। कारण इसका यही है कि सीमाएं हैं। जब थ्योरियां बनती है तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि जो है घटकों की संख्या बहुत अधिक है और सारे घटक एक दूसरे से इंटरलिंक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कर दीजिए लाइक, चैनल को नहीं किए हो सब्सक्राइब तो कर सकते हैं सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को सही समय पे मिल सके। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।